दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी, आपका दिल भारी हो जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके हाथों में कभी शादी की मेहंदी की खुशबू थी, जिसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमकती थी, जिसके पैरों में पायल की रुंझुन होती थी। लेकिन आज दोस्तों, वही औरत राजस्थान की 47 डिग्री की चिलचिलाती धूप में एक ईंट भट्टे पर खड़ी थी। उसके सिर पर 20 किलो ईंटों का बोझ था। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, धूल और पसीने से सनी हुई। उसके हाथ छालों से भरे थे, खून रिस रहा था। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और उसकी आँखों में आँखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई इंतजार कर रही हो। और ठीक उसी वक्त उसी गांव की मुख्य सड़क पर एक सफेद रंग की चमचमाती सरकारी इनोवा रुकी। गाड़ी पर लाल बत्ती जल रही थी। पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और जो आदमी उस गाड़ी से उतरा, दोस्तों, वो आदमी उस औरत का अपना पति था, जो 5 साल पहले इसी गांव से एक टूटे हुए बैग में कुछ किताबें लेकर निकला था और आज वो इस पूरे जिले का कलेक्टर बनकर लौटा था। लेकिन दोस्तों, जब उस कलेक्टर को अपनी पत्नी की असलियत पता चली, जब उसे समझ आया कि उसकी पत्नी ने पिछले 5 साल कैसे बिताए हैं, तो उसने जो किया वो सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक आएंगे। ये कहानी है त्याग की, बलिदान की, चुपचाप सहने की और एक ऐसे प्यार की जिसने अपना सब कुछ जलाकर अपने पति के सपनों को रोशनी दी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, जिसका नाम है धनपुरा। धनपुरा जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां आज भी समय थोड़ा पीछे चलता है। गांव में पक्की सड़कें कम हैं, कच्चे रास्ते ज्यादा, बिजली आती तो है लेकिन कब आए कब जाए कोई भरोसा नहीं। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग छोटे मोटे काम धंधे। गाँव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जहाँ हर शाम आरती होती है। इसी गाँव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, कच्ची ईंटों का बना हुआ, दीवारें मिट्टी की थी जिन पर गोबर से लिपाई होती थी। छत पर खपरेल थी जो बारिश में टपकती थी। घर के सामने एक नीम का पेड़ था जिसकी छांव में गर्मियों में पूरा परिवार बैठता था। इस घर में रहता था एक परिवार। मुखिया थे रामलाल शर्मा, उम्र करीब 50 साल। रामलाल गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठते। ज्यादा कमाई नहीं होती थी लेकिन परिवार का पेट भर जाता था। रामलाल की पत्नी थी सुमित्रा देवी, एक सीधी सादी गांव की औरत। घर संभालना, खाना बनाना, गाय भैंस की देखभाल करना, यही उनका काम था। परिवार में एक बेटी थी गीता, जो उस वक्त 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। शर्मीली थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, सपना था टीचर बनने का। और फिर था बेटा विक्रम, इस कहानी का मुख्य किरदार। विक्रम उस वक्त 22 साल का था, 12वीं पास कर चुका था, 95% अंकों के साथ, पूरे गाँव में सबसे तेज लड़का। दोस्तों, विक्रम बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब गाँव के बच्चे गली में क्रिकेट खेलते तो विक्रम किसी पेड़ की छांव में बैठकर किताब पढ़ता। जब बच्चे मेले में जाते तो विक्रम घर में बैठकर पुरानी किताबें पलटता। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वो गांव के अमीर बच्चों की फेंकी हुई किताबें उठाकर लाता। कई बार तो कबाड़ी से पुरानी किताबें खरीदता 2-4 रुपए में। गाँव के सरकारी स्कूल में एक मास्टर थे कृष्ण मूर्ति जी, वो विक्रम को बहुत मानते थे। वो कहते थे, रामलाल, तेरा बेटा हीरा है, इसे पढ़ने दे, एक दिन ये तेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन रामलाल एक आम गांव के आदमी की तरह सोचते थे। वो कहते, मास्टर जी, पढ़ाई से क्या होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे हैं, कम से कम दुकान संभालेगा तो रोटी तो मिलेगी। विक्रम जब 10वीं में था तब गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। जिले के कलेक्टर साहब आए थे किसी सरकारी योजना का उद्घाटन करने। विक्रम ने पहली बार एक IAS ऑफिसर को इतने करीब से देखा। सफेद कुर्ता पाजामा, चमकते जूते, सरकारी गाड़ी, पुलिस वाले सलाम ठोक रहे थे। गांव के बड़े बड़े लोग हाथ जोड़े खड़े थे। कलेक्टर साहब ने माइक पर बोलना शुरू किया और पूरा गांव चुप होकर सुन रहा था। उस दिन विक्रम के मन में एक बीज पड़ गया। उसने रात को खाना खाते वक्त अपने पिता से पूछा, बाबा, ये कलेक्टर कैसे बनते हैं? रामलाल ने हंसकर कहा, कलेक्टर बड़े घर के बच्चे बनते हैं बेटा, जिनके पास लाखों रुपए हो पढ़ाई के लिए। तू अपनी औकात में रह। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो एक दिन जरूर कलेक्टर बनेगा। मास्टर कृष्ण मूर्ति जी ने उसे सब समझाया। UPSC क्या होती है, कैसे तैयारी होती है, कितने साल लगते हैं। विक्रम ने सब ध्यान से सुना और मन में
एक सपना पाल लिया। 12वीं में विक्रम ने पूरे जिले में टॉप किया, 95% अंक, अखबार में नाम आया, लोगों ने तारीफ की। लेकिन आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना जरूरी था और कॉलेज के लिए पैसे चाहिए थे जो रामलाल के पास नहीं थे। रामलाल ने साफ कह दिया, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू दुकान पर बैठ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, सपने टूटते हुए दिख रहे थे। दोस्तों, यहाँ कहानी में आती है सीता। सीता इसी गांव की लड़की थी। उसके पिता का नाम था श्यामलाल। श्यामलाल के पास कुछ बीघा जमीन थी, खेती करते थे। गांव के हिसाब से हालत ठीक ठाक थी, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। सीता भी पढ़ी लिखी थी, 12वीं पास। गांव की लड़कियों में सबसे होशियार। उसका चेहरा गोल था, आंखें बड़ी बड़ी, होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। लेकिन सबसे खास बात थी उसकी आंखों में। उन आंखों में सपने थे, हिम्मत थी और एक अजीब सा विश्वास था। सीता और विक्रम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ में स्कूल गए थे। सीता ने देखा था कि विक्रम कैसे रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, कैसे वो दूसरों की फेंकी किताबें उठाकर पढ़ता था, कैसे फटे कपड़ों में भी मास्टर जी के हर सवाल का जवाब देता था। सीता के दिल में विक्रम के लिए इज्जत थी और धीरे धीरे वो इज्जत प्यार में बदल गई। विक्रम को जब पता चला कि आगे पढ़ाई के पैसे नहीं है, तो वो बहुत उदास हो गया। एक शाम वो गांव के कुएं के पास बैठा था, अकेला, सोच में डूबा हुआ। तभी सीता आई। विक्रम, यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं सीता, बस सोच रहा था। सीता उसके पास बैठ गई। मैंने सुना है पढ़ाई के पैसे नहीं है। विक्रम चुप रहा। सीता ने कहा, विक्रम मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारी आंखों में सपने देखे हैं मैंने। कलेक्टर बनना चाहते हो ना? विक्रम ने धीरे से कहा, चाहता तो हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं है। सीता की आंखों में चमक आई। उसने कहा, विक्रम किस्मत इंसान खुद बनाता है और मुझे तुम पर भरोसा है, पूरा भरोसा, तुम जरूर कलेक्टर बनोगे। विक्रम ने कहा, लेकिन पैसे? सीता ने एक पल रुककर कहा, मेरे पास माँ के दिए कुछ गहने हैं, सोने के कंगन है, एक हार है, कानों की बालियां है, मैं बेच दूंगी। तुम दिल्ली जाओ, तैयारी करो। विक्रम हैरान रह गया। सीता, तुम पागल हो, ये तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारी माँ ने दिए हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? सीता मुस्कुराई। विक्रम, ये गहने मेरे क्या काम के? आज पहन लूं, कल उतार दूं, लेकिन अगर तुम कलेक्टर बन गए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, पूरे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सीता, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर नहीं बन पाया तो? सीता ने विक्रम का हाथ पकड़ा। पहली बार तुम फेल नहीं होगे, मुझे पता है, और अगर हो भी गए तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विक्रम, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी लगन से, तुम्हारे सपनों से। दोस्तों, प्यार सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, प्यार असली जिंदगी में भी होता है, और सच्चा प्यार वो होता है जो बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े काम करता है। विक्रम ने अपने परिवार को सीता के बारे में बताया। रामलाल पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सीता के पिता श्यामलाल की जमीन है, घर है, तो वो मान गए। श्यामलाल भी राजी हो गए। उन्होंने कहा, विक्रम होनहार लड़का है, पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। और दोस्तों, बहुत सादगी से विक्रम और सीता की शादी हो गई। न बड़ी बारात थी, न डीजे, न होटल की पार्टी। गांव के उसी पुराने मंदिर में पंडित जी ने मंत्र पढ़े, 7 फेरे लिए गए और 2 जिंदगियां एक हो गईं। शादी की रात जब पूरा घर सो गया, तब सीता ने विक्रम से कहा, विक्रम मैंने एक सपना देखा है। विक्रम ने पूछा, क्या सपना? सीता ने कहा, मैंने तुम्हें कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे देखा है, सफेद कुर्ता पाजामा, सरकारी गाड़ी, और पूरा गांव तुम्हें सलाम कर रहा है। मैं वो सपना पूरा करके रहूंगी। विक्रम ने कहा, सीता यूपीएससी बहुत कठिन है, लाखों बच्चे बैठते हैं, सालों लग जाते हैं, क्या पता? सीता ने विक्रम की बात बीच में काटी, जितने साल लगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस पढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले हफ्ते सीता ने अपने सारे गहने बेच दिए। एक सुनार को बुलाया गांव में, सोने के कंगन, हार, बालियां, अंगूठी, पायल सब बेच दिए। करीब 1.5 लाख रुपए आए। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, देखो सीता ने अपने सारे गहने बेच दिए पति को पढ़ाने के लिए, पागल है। सीता की सास सुमित्रा देवी ने भी कहा, बहू गहने औरत की इज्जत होते हैं, क्यों बेच दिए? सीता ने कहा, अम्मा मेरी इज्जत इन गहनों में नहीं, मेरे पति की कामयाबी में है। उन पैसों से विक्रम को दिल्ली भेजने का इंतजाम हुआ। दिल्ली जाने से पहले विक्रम ने सीता से कहा, सीता तुम भी चलो मेरे साथ, साथ रहेंगे। सीता
सीता ने मना कर दिया, नहीं विक्रम, दिल्ली में 2 लोगों का खर्चा 2 गुना होगा। तुम अकेले रहोगे तो कम खर्चे में काम चल जाएगा, और यहाँ बाबूजी की तबीयत भी कमजोर रहती है, छोटी गीता की पढ़ाई भी है, मैं यहीं संभाल लूंगी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। विक्रम का मन नहीं माना, लेकिन सीता नहीं मानी। जाने से पहले विक्रम ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीता, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। सीता ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है, अब जाओ, और हाँ, रोज फोन करना। और विक्रम दिल्ली चला गया। मुखर्जी नगर में एक छोटा सा कमरा लिया, दूसरे लड़कों के साथ शहर में दिन रात यूपीएससी की तैयारी में डूब गया। दोस्तों, विक्रम के दिल्ली जाने के 3 महीने बाद गांव में एक तूफान आया। वो तूफान था रामलाल की बीमारी। एक रात अचानक रामलाल को कुछ हुआ, वो जमीन पर गिर पड़े, मुंह टेढ़ा हो गया, बायां हाथ और बायां पैर काम करना बंद कर गए। डॉक्टर ने बताया लकवा। सीता ने तुरंत विक्रम को फोन किया, विक्रम, बाबूजी को लकवा हो गया है, बाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। विक्रम घबरा गया, मैं आ रहा हूँ, कल की ट्रेन पकड़ता हूँ। सीता ने रोका, नहीं विक्रम, तुम मत आओ, तुम्हारे प्रीलिम्स में 3 महीने बाकी हैं, तुम पढ़ाई करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन सीता, विक्रम सुनो, अगर तुम अभी आए तो तैयारी टूट जाएगी, और अगर इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर से 1 साल। नहीं, तुम वहीं रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। विक्रम बहुत जिद किया, लेकिन सीता नहीं मानी। आखिरकार विक्रम रुक गया। लेकिन दोस्तों, विक्रम को नहीं पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। रामलाल की दुकान बंद हो गई, आमदनी का एकमात्र जरिया खत्म, ऊपर से दवाइयों का खर्चा जो हर महीने हजारों में था। विक्रम की छोटी बहन गीता अब 11वीं में थी, उसकी स्कूल फीस, घर का राशन पानी, और विक्रम को दिल्ली में हर महीने 8-10 हजार रुपए भेजने थे कमरे के किराए, खाने पीने और किताबों के लिए। सीता के गहने तो पहले ही बिक चुके थे। सीता के पिता श्यामलाल ने जितनी मदद कर सकते थे की, लेकिन वो भी कोई अमीर नहीं थे, उनकी भी अपनी जरूरतें थी। एक रात सीता छत पर अकेली बैठी थी, सोच रही थी कि क्या करे, पैसे कहाँ से आएंगे, अगर विक्रम को बताएगी तो वो सब छोड़कर वापस आ जाएगा, सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सपने टूट जाएंगे, और अगर नहीं बताएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा। उस रात दोस्तों, सीता ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, सीता ने एक पुरानी सादी साड़ी पहनी, बालों में तेल लगाया और चल पड़ी गांव से 5 किलोमीटर दूर। वहाँ एक ईंट भट्टा था, शर्मा ब्रिक्स, वहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते थे, औरतें, मर्द, बच्चे सब मिलकर ईंटें बनाते, पकाते और ढोते थे। सीता उस भट्टे के ठेकेदार रघुबीर के पास गई, मुझे काम चाहिए। रघुबीर ने सीता को ऊपर से नीचे देखा, तू तो जमींदार की बेटी है ना, यहाँ क्या करने आई? सीता ने कहा, काम करने। रघुबीर हंसा, यहाँ ईंटें ढोनी पड़ती हैं, सिर पर 20-20 किलो, तेरे से होगा। सीता ने आंखों में आंखें डालकर कहा, हो जाएगा। और उसी दिन से विक्रम की पत्नी सीता ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगी। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। ये वो हिस्सा है जो दिल तोड़ देता है। सीता की दिनचर्या क्या थी, सुनिए। सुबह 4 बजे उठना, अंधेरा होता था तब पहले घर का चूल्हा जलाना, खाना बनाना, ससुर रामलाल की दवाई का बंदोबस्त करना, उन्हें खिलाना, सास को खाना देना, गीता के लिए टिफिन तैयार करना, फिर पैदल 5 किलोमीटर चलकर भट्टे पर पहुंचना। भट्टे पर काम सुबह 6 बजे शुरू होता था। राजस्थान की धूप, दोस्तों, जो जानते हैं वो जानते हैं, गर्मियों में 45 से 47 डिग्री तक तापमान, और भट्टी की आग से वो और भी बढ़ जाता। ऐसी गर्मी में सीता काम करती, सिर पर ईंटों का पट्ठा उठाना, हर पट्ठे में 8-10 ईंटें, 20 किलो से ज्यादा वजन, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ईंटें सजाना, कच्ची ईंटें बनाने में मदद करना, गारा मिलाना, जो काम बताया जाता करना। शुरू के दिनों में उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकला, दर्द इतना होता था कि रात को नींद नहीं आती थी, उसके पैर सूज जाते, कमर टूट जाती, शाम को घर पहुंचती तो खड़े होने की ताकत नहीं रहती थी। लेकिन सीता ने कभी आह नहीं भरी। गांव के लोगों को धीरे धीरे पता चल गया, और फिर ताने शुरू हुए, देखो, जमींदार की बेटी भट्टे पर मजदूरी कर रही है, पति को दिल्ली भेज दिया, खुद यहाँ मिट्टी में सन रही है, कलेक्टर बनेगा रे उसका पति। हाँ हाँ हाँ, कलेक्टर, अरे मजदूर की पत्नी है, मजदूर ही बनेगा। बेचारी सीता गलत घर में ब्याह दी। इसके माँ बाप को क्या पता था कि बेटी को भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ेगी। सीता सब सुनती, चुप रहती, कभी जवाब नहीं देती, बस सिर झुकाकर काम करती रहती। एक दिन भट्टे पर एक हादसा हुआ। सीता ईंटों का पट्ठा उठा रही थी और अचानक उसका पैर फिसला, एक जलती हुई ईंट उसके पैर पर गिरी।
पैर जल गया। दर्द से वो चिल्लाई। आसपास की औरतें दौड़ी, किसी तरह ईंट हटाई। पैर पर बड़ा सा फफोला पड़ गया। इलाज के लिए डॉक्टर के पास पैसे नहीं थे। सीता ने घर पर ही हल्दी और देसी घी लगाकर पट्टी बांध ली। अगले दिन लंगड़ाती हुई फिर भट्टे पर पहुंच गई। ठेकेदार रघुबीर ने पूछा, तेरा पैर तो जला है, फिर क्यों आई? सीता ने कहा, पैसों की जरूरत है, काम करना है। रघुबीर कुछ नहीं बोला। उसने सीता के लिए थोड़ा हल्का काम लगवा दिया उस दिन। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सीता हर महीने विक्रम को पैसे भेजती थी, अपनी मजदूरी के पैसे। जब विक्रम फोन करता और पूछता, सीता पैसे कहाँ से आ रहे हैं? दुकान तो बंद है ना? सीता झूठ बोलती, दुकान थोड़ी बहुत चल रही है, पड़ोस का रामू संभाल लेता है और गीता ट्यूशन पढ़ाती है, उससे भी कुछ आ जाता है। और बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे सुधार है, तुम चिंता मत करो। और तुम कैसी हो? सीता, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आती है, जल्दी पास हो जाओ और आ जाओ। विक्रम को कभी पता नहीं चला, कभी नहीं, कि उसकी पत्नी भट्टे पर ईंटें ढो रही है, कि उसकी पत्नी के हाथ छालों से भरे हैं, कि उसकी पत्नी की पीठ पर धूप से जलने के निशान हैं। सीता ने कभी वीडियो कॉल नहीं की। जब भी विक्रम कहता कि वीडियो कॉल करो, सीता बहाना बना देगी, फोन में नेटवर्क नहीं है, कैमरा खराब है, बाद में करते हैं। क्योंकि सीता जानती थी, अगर विक्रम ने उसकी हालत देख ली तो सब छोड़कर वापस आ जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट होते हैं, मुश्किल से 800 से 900। विक्रम ने पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। जब उसने सीता को बताया तो वो टूट गया। सीता, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा, मैं वापस आ जाता हूँ, दुकान संभाल लूंगा। सीता उस वक्त भट्टे से लौटी थी, उसकी कमर में दर्द था, हाथों में छाले थे, लेकिन फोन पर उसकी आवाज एकदम मजबूत थी। विक्रम सुनो, पहली बार में कौन पास होता है? बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं जो 4-4, 5-5 बार में निकले हैं, तुम एक बार में कैसे निकल जाते? अभी तो शुरुआत है, हार मत मानो, फिर से तैयारी करो। विक्रम ने फिर से तैयारी की। दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में फेल। फिर टूटा विक्रम। फिर सीता ने संभाला, विक्रम तुम प्रीलिम्स निकल गए, ये बहुत बड़ी बात है, मेंस भी निकल जाएगा, बस थोड़ी और मेहनत। तीसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, लेकिन इंटरव्यू में रह गया, इतने पास आकर बस थोड़े से अंकों से। इस बार विक्रम सच में टूट गया। उसने रात को फोन पर रोते हुए कहा, सीता 4 साल हो गए, मैं थक गया हूँ, मेरी उम्र निकल रही है, मुझे लगता है मेरी किस्मत में नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। सीता खुद थकी हुई थी, उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक भी कंपन नहीं था। विक्रम, एक बात सुनो, तुम्हारे पास एक अटेम्प्ट बाकी है, आखिरी एक, सिर्फ एक बार और, मेरे लिए, मेरे भरोसे के लिए, उन सपनों के लिए जो हमने साथ में देखे थे, एक बार और। विक्रम चुप रहा। सीता ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तो एक बार और, मेरे लिए। और विक्रम मान गया, एक आखिरी बार। दोस्तों, उस आखिरी साल विक्रम ने अपना सब कुछ झोंक दिया। दिन में 18 घंटे पढ़ाई, खाना भूल जाता, नींद भूल जाता, बस एक ही धुन थी, इस बार निकलना है, सीता के लिए, उसके भरोसे के लिए। और उधर सीता, दोस्तों, वो भी अपनी आखिरी ताकत लगा रही थी। 5 साल हो गए थे भट्टे पर काम करते, उसका शरीर कमजोर हो चुका था, बाल समय से पहले सफेद होने लगे थे, आँखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, हाथ खुरदरे हो गए थे, चेहरे की चमक खो गई थी, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि विक्रम को पैसे चाहिए थे। और फिर आया वो दिन, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट। विक्रम का नाम था AIR 23, ऑल इंडिया रैंक 23, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले सीता को फोन किया, सीता, सीता, हो गया, मैं बन गया IAS, तुम्हारा विक्रम IAS बन गया। कलेक्टर। सीता उस वक्त भट्टे पर थी, दोपहर की तपती धूप, उसके सिर पर ईंटों का पट्टा था। फोन की घंटी बजी तो उसने पट्टा नीचे रखा और फोन उठाया। जब उसने सुना तो उसके पैर लड़खड़ा गए, वो वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। 5 साल का संघर्ष, 5 साल का दर्द, 5 साल की चुपचाप सहन की हुई तकलीफ, सब एक साथ आंखों से बह गया। मुझे पता था, उसने फुसफुसा कर कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम कर लोगे। भट्टे की औरतों ने देखा कि सीता रो रही है, वो दौड़ कर आई। क्या हुआ सीता? सब ठीक है, सीता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मेरा पति IAS बन गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सारी औरतें खुशी से चिल्लाने लगी। जो सीता का मजाक उड़ाती थी, वो आज उसे गले लगा रही थी। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विक्रम को पोस्टिंग मिली, और किस्मत देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जिस
जिसमें उसका गांव धनपुरा था। विक्रम अब था जिले का कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम साहब। विक्रम ने सोचा कि वो बिना बताए गांव जाएगा, सीता को सरप्राइज देगा। 5 साल से ज्यादा हो गए थे मिले हुए। जब सरकारी गाड़ी गांव में घुसी तो पूरे गांव में हलचल मच गई। कलेक्टर साहब आए हैं, रामलाल का बेटा विक्रम। जो लोग कभी कहते थे गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा, वो आज हाथ जोड़े खड़े थे। जो ताने मारते थे वो आज पैर छू रहे थे। विक्रम सीधा अपने घर गया। पुराना घर अब थोड़ा ठीक हो गया था, पक्का हो गया था। सीता ने मजदूरी के पैसों से धीरे धीरे घर ठीक कराया था। घर पहुंचा तो बहन गीता मिली, जो अब भी .एड कर रही थी, टीचर बनने वाली थी। पिता रामलाल मिले, जो अब व्हीलचेयर पर थे लेकिन जिंदा थे। माँ मिली, जो रो पड़ी बेटे को देखकर। सबने पैर छुए, सबने गले लगाया, लेकिन सीता नहीं थी। विक्रम ने पूछा, सीता कहाँ है? सबकी आंखें झुक गईं। मम्मी, सीता कहाँ है? माँ ने धीरे से कहा, बेटा तेरी सीता। क्या हुआ सीता को, बताओ। गीता ने कहा, भाई भाभी भट्टे पर है। भट्टे पर? कौन सा भट्टा? क्या कर रही है वहाँ? गीता की आंखों में आंसू आ गए। भाई भाभी पिछले 5 सालों से भट्टे पर काम करती है, मजदूरी, ईंटें ढोती है। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। क्या? हाँ भाई, तुम्हारी पढ़ाई का पैसा, बाबा की दवाई, मेरी फीस, घर का खर्चा, सब भाभी ने भट्टे पर काम करके चलाया। दुकान तो बाबा की बीमारी के बाद बंद हो गई थी। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। 5 साल उसकी पत्नी ईंटें ढोती रही और वो पढ़ाई करता रहा। वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा और भट्टे की तरफ भागा। दोस्तों, जो नजारा विक्रम ने उस भट्टे पर देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था, भट्टे की भट्टियों से धुआं उठ रहा था। मजदूर अपना अपना सामान समेट रहे थे और वहाँ एक कोने में एक दुबली पतली औरत ईंटों का ढेर लगा रही थी। उसकी साड़ी मैली और फटी हुई थी, बाल बिखरे और धूल से सने, पैरों में चप्पल नहीं। वो हाथ जिनमें कभी मेहंदी सजी थी आज छालों, गड्ढों और निशानों से भरे थे। वो सीता थी, उसकी सीता। विक्रम गाड़ी से उतरा, उसके पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, गला रुंधा हुआ था। वो धीरे धीरे चलकर सीता के पास पहुंचा। सीता ने पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें फैल गईं, फिर पहचान आई। विक्रम, तुम यहाँ? उसके हाथ से ईंट गिर पड़ी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, वो बस वहीं भरी भट्टे पर सैकड़ों मजदूरों के सामने धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सीता के पैर पकड़कर रोने लगा, जोर जोर से, बच्चों की तरह। ये क्या किया तुमने सीता? ये क्या किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 5 साल तुम यहाँ ईंटें ढोती रही और मैं वहाँ एसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करता रहा। तुम्हारे हाथ, ये हाथ देखो, और मैं कैसा पति हूँ? सीता ने विक्रम का सिर उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान जो कहती थी कि उसे कोई पछतावा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। विक्रम, अगर मैं बता देती तो तुम वापस आ जाते, तुम्हारा सपना टूट जाता, और मैं तुम्हारा सपना टूटने नहीं दे सकती थी। तुमने कहा था ना कि तुम कलेक्टर बनोगे, तुम बन गए, बस इतना ही तो चाहिए था मुझे। लेकिन तुमने इतना सब, मैंने कुछ नहीं किया विक्रम। मैंने बस अपने पति पर भरोसा किया, अपने प्यार पर भरोसा किया। पूरा भट्टा रुक गया था। मजदूर, ठेकेदार, औरतें, बच्चे सब खड़े होकर देख रहे थे। कलेक्टर साहब सफेद कुर्ते में अपनी पत्नी के पैरों में बैठकर रो रहे थे। विक्रम ने अपना कोट उतारा और सीता के कंधों पर डाला। फिर उसने सीता के हाथ पकड़े। वो हाथ जो कभी मुलायम थे आज खुरदरे थे, जिन पर कभी मेहंदी थी आज छाले थे। विक्रम ने उन हाथों को अपने होठों से छुआ, चूमा और कहा, ये हाथ सीता, ये हाथ किसी भी IAS की डिग्री से ज्यादा कीमती है। कलेक्टर मैं नहीं बना, कलेक्टर तुमने बनाया है। मेरी हर सफलता, मेरा हर सम्मान तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। दोस्तों, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। विक्रम सीता को लेकर घर आया। उसने सबसे पहले सीता के पैरों का इलाज कराया, हाथों पर मरहम लगवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। फिर उसने सीता के लिए नई साड़ियाँ मंगवाई, नए गहने बनवाए। वो गहने जो सीता ने उसकी पढ़ाई के लिए बेचे थे, उससे भी ज्यादा कीमती। सीता ने मना किया, विक्रम मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, सीता ये तुम्हारा हक है, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ दिया, अब मेरी बारी है। और दोस्तों, कुछ महीनों बाद विक्रम ने एक काम किया जो सुनकर आपका दिल भर आएगा। उसी ईंट भट्टे पर जहाँ सीता ने 5 साल मजदूरी की थी, वहाँ विक्रम ने एक स्कूल बनवाया। सरकारी फंड से मजदूरों के बच्चों के लिए उस स्कूल का नाम रखा गया सीता विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा था। विक्रम ने माइक पर कहा, ये स्कूल उस औरत के नाम पर है जिसने अपने हाथों से ईंटें उठाकर एक कलेक्टर बनाया, जो
जो बच्चे इस स्कूल से पढ़कर निकलेंगे वो जानेंगे कि सपने सिर्फ पढ़ने वाले के नहीं होते, सपने उनके भी होते हैं जो पीछे खड़े रहकर चुपचाप बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहते हैं। फिर उसने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, और हाँ, आज से इस जिले का हर फैसला, हर योजना मेरी पत्नी से पूछकर होगी, क्योंकि अगर कोई इस जिले का असली कलेक्टर है तो वो सीता है, मैं तो बस उसका नाम हूँ। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। पूरा गांव तालियां बजा रहा था, वो लोग भी जो कभी ताने मारते थे आज सीता को नमस्ते कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। दोस्तों, सीता जैसी औरतें हर घर में होती हैं। वो माँ के रूप में होती हैं, बहन के रूप में होती हैं, पत्नी के रूप में होती हैं। उनकी कुर्बानी अक्सर नजर नहीं आती, कोई तमगा नहीं मिलता उन्हें, कोई अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन उनके बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। आज अभी इसी वक्त अपने उस इंसान को याद करो जिसने तुम्हारे लिए चुपचाप कुर्बानी दी है और उसे धन्यवाद कहो, गले लगाओ, बताओ कि तुम जानते हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी, अगर आपके दिल को छू गई ये कहानी, अगर आपको अपनी माँ याद आई, अपने पिता याद आए, अपना कोई अपना याद आया, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी ऐसी नई कहानी आए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और सबसे जरूरी बात, इस कहानी को शेयर करो, उस इंसान को भेजो जो आपके लिए चुपचाप कुर्बानी दे रहा है, उस इंसान को भेजो जिसे मोटिवेशन चाहिए, उस इंसान को भेजो जो हार मानने वाला है। कमेंट में बताओ आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसने आपके लिए सब कुछ किया, माँ, पिता, पत्नी, पति, भाई, बहन, कोई दोस्त, बताओ, मैं पढ़ूंगा हर कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।